नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम वर्ग संघर्ष के बारे में, मार्क्स के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, ये माना जाता है कि उन्होंने ऑगस्टिन थोरे से ये अवधारणा ली थी, परंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने स्वयं की है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्क्स ये मानते हैं कि विश्व का समूचा इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास के प्रत्येक युग में और प्रत्येक समाज में हमेशा से दो विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, और इन दोनों में परस्पर संघर्ष होता है और इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी समाज का एक युग या अवस्था से दूसरा युग या दूसरी अवस्था आने के लिए वो वर्ग संघर्ष ही उत्तरदायी होता है। समाज में जो भी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है उसमें इन दोनों वर्गों के आपसी हित टकराते हैं, उनमें विरोध होता है और उस संघर्ष के कारण उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व को लेकर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जिससे एक नए समाज की नींव रखी जाती है, जो कि मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा भी है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने अलग अलग वर्ग बताए, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग और साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, श्रेणीपति व दस्तकार, शोषक या शोषित, शोषक एवं शोषित। तो ये सभी वर्ग एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और इनमें अनवरत युद्ध रहा है। तो मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है वो मुख्यतः इसी विचार पर आधारित है। परंतु मार्क्स का वर्ग संघर्ष समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी है, और साथ ही पूंजीवादी युग में ऐसी कौन सी विलक्षणताएं थी या ऐसे कौन से तत्व थे जो कि वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। हम पहले कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। वर्ग के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा था। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष का तात्पर्य, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं, इसका तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं होता। यानी आप हमेशा युद्ध की स्थिति में हो, उसे हम संघर्ष नहीं कहते। इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण वो असंतुष्ट रहता है, और इसी असंतोष के कारण वो हड़ताल करता है, असहयोग करता है, आंदोलन करता है। ये असंतोष जब असहनीय हो जाता है तो वो कई बार क्रांति का रूप भी ले लेता है। इस स्थिति को, यानी एक सिचुएशन से असंतुष्ट होकर जो विरोध एक वर्ग करता है, उस स्थिति को हम संघर्ष कहते हैं। पूंजीपति क्या होते हैं? पूंजीपति या कैपिटलिस्ट, यानी पूंजीवादी युग में जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधन, पूंजीवादी युग में उत्पादन के प्रमुख साधन हैं कारखाने, कच्चा माल, पूंजी, श्रम, भूमि, एक्सक्यूज मी, औजार आदि, मशीनें आदि, इन पर जिसका स्वामित्व होता है वो पूंजीपति कहलाता है। कल कारखाने, कच्चा माल, मशीनरी, पूंजी, इन सब पर जिसका स्वामित्व होता है वो पूंजीपति कहलाता है। ये वर्ग जो है वो वर्तमान पूंजीवादी समाज में शक्तिशाली है और ऐश्वर्य संपन्न है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय, इन सब की निर्णय करने की क्षमता या डिसीजन पावर जो है वो इन पूंजीपतियों के हाथ में ही होती है, और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। ये वर्ग अतिरिक्त मूल्य को भी हड़पता है। अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा है सर्वहारा वर्ग या प्रोलिटेरिएट। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा है और पूंजीपति वर्ग को वो बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। तो बुर्जुइज और प्रोलिटेरिएट या पूंजीपति या एवं सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग,
इसके लिए मार्क्स कहते हैं कि यह वर्ग उद्योगों में श्रम करके अपनी आजीविका कमाता है। इनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, इनके पास सिर्फ अपना श्रम होता है जिसको बेचकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते, यानी अपने कार्य का मूल्यांकन ये स्वयं नहीं कर सकते। इन्हें जो पूंजीपति है जितना मजदूरी देते हैं, जितनी इनकी वेजेस मिलती है, उसी पर इनको गुजारा करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास कॉन्शियसनेस। स्वयं में एक वर्ग, स्वयं के लिए एक वर्ग और उस वर्ग में वर्ग चेतना का उदय होना। सर्वहारा वर्ग जो है वो पहले अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, अपनी कम ताकतों के कारण, अपनी डाउन पोजीशन के कारण स्वयं में एक वर्ग के रूप में समाहित रहता है। यानी वो अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है, वो भाग्यवादी होता है, वो ये मानता है कि जो सफरिंग्स हम झेल रहे हैं वो हमारे किस्मत में लिखी हुई है। यानी स्वयं में समाहित एक वर्ग जो कि अपने विरुद्ध हो रहे शोषण को नहीं समझ पाता, वो उसे अपनी नियति मानता है। धीरे धीरे ये वर्ग स्वयं के लिए एक वर्ग बनता है। यानी जैसा कि मार्क्स ने कहा कि हर समाज की जो विचारधारा होती है या उस वर्ग की जो उस समय की जो परिस्थितियाँ होती है, उन्हीं में कहीं ना कहीं उसके विनाश की जड़ दबी हुई होती है। तो वर्ग जो ये पूंजीपति समाज जो है, इसमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं विकसित होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां विकसित होती है जो कि जो स्वयं में एक वर्ग था उसमें धीरे धीरे स्वयं के लिए एक वर्ग बनने की ताकत पैदा करता है। यानी वो वर्ग अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को समझना शुरू करता है। वो ये जानना शुरू करता है कि हम एक अलग वर्ग हैं और ये दूसरा वर्ग जो है, यानी पूंजीपति वर्ग जो है, बुर्जुआ वर्ग जो है, वो किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है। यहाँ पर उनमें वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस जागती है। यानी एक क्लास इन इटसेल्फ से वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनते हैं और उनमें धीरे धीरे वर्ग चेतना पैदा होती है। यानी अपने वर्ग के प्रति, अपने वर्ग के विरुद्ध जो शोषण हो रहा है उसके प्रति, अत्याचार के प्रति उनमें एक जागरूकता पैदा होती है। वो ये समझने लगते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये भाग्य नहीं है, ये जो बुर्जुआ वर्ग है उसके शोषण का परिणाम है। तो ये वर्ग चेतना कहलाती है। अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली अवधारणा है। अतिरिक्त मूल्य बेसिकली पूंजीवादी जो समाज है उसमें शोषण की एक बहुत महत्वपूर्ण वजह रही है या बहुत महत्वपूर्ण तरीका रहा है जिसके माध्यम से श्रमिकों के अधिकार को पूंजीपति लूटते हैं। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की वास्तविक कीमत, यानी जो श्रमिक श्रम करके कच्चे माल की कीमत, पूंजी जो उसमें लगी है उसकी कीमत, यानी कुल मिलाकर एक जो प्रोडक्शन तैयार होता है, उत्पादन जो तैयार होता है उसकी वास्तविक कीमत और जिस कीमत पे वो बाज़ार में बेचा जा रहा है उस कीमत के बीच में जो अंतर होता है उसे हम सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। पूंजीपति इस अंतर को श्रमिकों से छीनकर स्वयं हड़प जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पेन है, उस पेन को बनाने में जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, यानी टोटल उसमें सारे खर्चे वगैरह सब आप मिलाकर देखें तो सपोज़ वो 7 रुपये का एक पेन पड़ता है। अब जो मार्केट में वो बिकता है वो 10 रुपये का होता है। तो जो 3 रुपये का जो गैप है वो सरप्लस वैल्यू है, वो प्रॉफिट है जो कि सीधे सीधे सिर्फ पूंजीपति की जेब में चला जाता है। पूंजीपति उस पूंजी को, यानी उस अतिरिक्त धन को प्राप्त करके उसे पूंजी का रूप दे लेता है। पूंजी का रूप वो कैसे देता है? सपोज वो 100 पेन मार्केट में बेचता है तो जो 700 रुपये के उसके पेन हैं वो उसने 1000 रुपये में बेचे, 10 रुपये पर पेन के प्राइस पे। तो जो 300 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से वो कोई और ऐसी मशीनरी लाता है या उत्पादन की क्रिया में एक ऐसे साधन को और बढ़ाता है जिससे कि जो श्रमिक हैं उनकी संख्या और कम हो जाए।
यानी दो तरफा वो श्रमिकों पर वार करता है। एक तो वो अतिरिक्त मूल्य जो आ रहा है उसके पास, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो अपने पास रखता है, उसमें से जो श्रमिकों का शेयर है वो उनके साथ नहीं बांटता। दूसरी चीज़ वो जो करता है कि उस अतिरिक्त मूल्य के कारण वो कोई और ऐसी मशीन ले आता है जिससे सपोज़ 10 अगर श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे थे तो 2 और को हटाया जाए और 8 श्रमिकों से काम हो जाए। यानी 2 मज़दूरों का वो रोज़गार भी छीन लेता है और साथ ही साथ जो प्रॉफिट उसने कमाया है उसमें वो उनको शेयर नहीं देता। तो ये अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू की अवधारणा, ये भी वर्ग संघर्ष को समझने से पहले हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। कैपिटलिज्म डिग्स इट्स ओन ग्रेव। पूंजीवाद स्वयं अपनी कब्र खोदता है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां पूंजीवाद के साथ में जुड़ी हुई है जिनके कारण धीरे धीरे जो क्लास इन इटसेल्फ था, सर्वहारा वर्ग, वो क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है। उसमें क्लास कॉन्शियसनेस जागती है। उसे ये पता चलता है कि अतिरिक्त मूल्य में जो उसका हिस्सा था वो उसे नहीं दिया जा रहा। यहाँ से वर्ग संघर्ष का प्रारंभ होता है। पूंजीवाद जो है वो भी सामंतवाद के विध्वंस के बाद पैदा हुआ है। अब पूंजीवाद में भी उसकी जड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है जिसके कारण पूंजीवाद का विनाश होता है। लाभ की प्रवृत्ति, अतिरिक्त मूल्य को हड़पना, पूंजी का केंद्रीकरण, श्रमिकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और निर्धनता, श्रमिकों का शोषण, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार, मांग से अधिक पूर्ति, अधिक उत्पादन, यातायात और संचार के साधनों का विकास, श्रमिक वर्ग में चेतना और सहयोग की भावना उत्पन्न होना, ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से पूंजीवाद का विनाश होता है। हम शॉर्ट में इन्हें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि पूंजीपति जो है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन जो है वो समाज के हित और उपभोग की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। फलस्वरूप समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए तत्पर रहता है। इसके कारण वो क्या करता है? विशाल उत्पादन करता है और एकाधिकार करके पूंजी का संचय करता है। फैक्ट्री प्रणाली जब होती है, कारखाने होते हैं बड़े बड़े, तो उत्पादन जो है वो तीव्र गति से होता है और बड़ी मात्रा में होता है। इस पर थोड़े से पूंजीपति अपना एकाधिकार कर लेते हैं। जो छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपति होते हैं उनकी भी संपत्ति का वो हरण कर लेते हैं और धीरे धीरे वो छोटे पूंजीपति भी सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग अपने विनाश के लिए स्वयं श्रमजीवी वर्ग को बलशाली कर देता है। कैसे बलशाली हो जाता है वो? कि श्रमिकों के अलावा उसमें जो छोटे पूंजीपति थे वो भी सम्मिलित होने लगते हैं। ऐसे समय में आर्थिक संकट भी पैदा होता है और श्रमिकों के कष्टों में भी वृद्धि होती है। पूंजीपति के हाथ में धन का संचय हो जाता है। श्रमिक जो है वो जो मूलभूत वस्तुएं हैं अपने जीवन में जो उसको चाहिए वो भी नहीं खरीद पाता। उनकी जो क्रय शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बाजार में प्रोडक्शन तो बहुत है, उत्पादन बहुत है, माल बहुत है, लेकिन उसे खरीदने के लिए श्रमिक के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे समय में बाजार में माल बढ़ जाता है और धीरे धीरे पूंजीपति को उसका दाम कम करना पड़ता है। अब जब पूंजीपति उसका दाम कम करता है तो इसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है उस श्रमिक के रोजगार पर। यानी अगर वो दाम कम करके बेचेगा तो वो जाहिर सी बात है श्रमिकों से उनकी जो आमदनी है वो और कम करवा देगा, यानी उनकी मजदूरी और कम कर देगा। तो कुल मिलाकर एक विशेष सा सर्कल क्रिएट हो जाता है जिसमें पहले उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होने के कारण मांग कम होती है, पूर्ति अधिक होने के कारण दाम घटाते हैं, दाम घटाने के कारण मजदूरों की मजदूरी कम करते हैं। तो जो मजदूर पहले भी अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता था वो अब अपनी मजदूरी कम होने के कारण भी अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। इसके अलावा जो अभी हमने बात की कि अतिरिक्त मूल्य उसे पूंजीपति हड़प लेता है, वो जो प्रॉफिट होता है उसमें मजदूरों को कोई शेयर नहीं देता। तीसरी चीज़ जो होती है कि जो उत्पादन व्यवस्था है ये बिल्कुल मशीनी बेस्ड उत्पादन व्यवस्था जो है, यंत्रीकृत जो उत्पादन व्यवस्था है, उसमें श्रमिक का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो जाता है
वो एक मशीन के तौर पर सिर्फ काम करने लगता है और कुल मिलाकर यंत्रों का दास हो जाता है। ऐसी अवस्था में अंततः श्रमिक वर्ग में चेतना का उदय होता है और वो पूंजीवाद के विनाश हेतु कटिबद्ध हो जाता है। इसी दौरान श्रमिकों में एकता का उदय होता है और वर्ग चेतना का विकास होता है। जैसे जैसे यातायात और संचार के साधनों का विकास होता है तो श्रमिकों को धीरे धीरे ये लगता है कि जो शोषण हमारा हो रहा है उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस पैदा होती है कि जैसा हमारे साथ हो रहा है वैसा ही अन्य जगहों पर भी हो रहा है। और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम सबके शोषण के पीछे उत्तरदायी जो है वो पूंजीपति वर्ग है। बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं एक स्थान पर केंद्रित होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी शहर में जो आउटर एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई होती हैं और श्रमिकों के जो रिहायशी इलाके होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो इन उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों को धीरे धीरे अपने संघर्ष को समझने का, अपने शोषण को समझने का मौका मिलता है। ये असंतुष्ट श्रमिक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं और धीरे धीरे इनमें संगठन और सहयोग की भावना पैदा होती है। उन्हें पता चलता है कि जो संघर्ष या शोषण उनका व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है वो सभी जगह पर हो रहा है और फिर वो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाना शुरू करते हैं। संगठित श्रमिक जो होते हैं वो पहले हड़ताल करते हैं, सामाजिक जीवन को ठप करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली वो वर्ग संघर्ष में क्रांति का भी सहारा लेते हैं। इसी प्रकार पूंजीवाद के विनाश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्म। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जाती है, जिससे यातायात और संचार के साधन तीव्र हो जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ में विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिक जो हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो कुल मिलाकर पूंजीवाद की अपने लक्षणों में कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान हैं जो कि उनके पतन का कारण बनती है। कुल मिलाकर यहाँ से वर्ग संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें सुसंगठित समूहों में एकत्रित कर देती है और धीरे धीरे उनमें वर्ग चेतना का प्रारंभ होता है। उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए यातायात और संचार के साधन उपलब्ध होने लगते हैं। उनकी क्रय शक्ति कम होती है और शोषण बढ़ता जाता है। अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने के बावजूद वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर जो संघर्ष अभी तक राष्ट्रीय स्तर तक सीमित था वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। इसी के साथ साथ में जो मार्क्स ने यहाँ पर एक नारा दिया था दुनिया भर के मजदूरों को, उन्होंने कहा था दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स कहते थे कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ अपनी बेड़ियाँ है, यानी जो बंधन में जो तुम बंधे हुए हो पूंजीपतियों के, सिर्फ वही है। उन जंजीरों को तोड़कर पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लेकर मजदूरों को उठना ही पड़ेगा। उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान समाज व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था को बलपूर्वक खत्म करना अति आवश्यक है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के बारे में मार्क्स बात करते हैं कि जब ये सारी परिस्थितियां एकत्रित होती हैं, यानी पूंजीवाद में जो भी सारे लक्षण हैं जिसके कारण श्रमिकों में वर्ग चेतना जागती है, वो अपने संघर्ष को समझते हैं, वो अपने साथ साथ में दूसरे लोगों की, दूसरे श्रमिकों की परिस्थितियों को समझते हैं और यहीं से एक क्रांति प्रारंभ होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स लिखते हैं कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी परिस्थितियों से विवश होकर सर्वहारा वर्ग अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने के लिए बाध्य हो जाएगा, यानी क्लास फॉर इटसेल्फ वो धीरे धीरे बन जाएगा, स्वयं के लिए एक वर्ग बन जाएगा। एक क्रांति के द्वारा वह अपने को शासक वर्ग बनाता है और इस प्रकार उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं को बलपूर्वक निकाल फेंकता है। यानी वर्ग संघर्ष वाली जो स्थिति होगी
मार्क्स कहते हैं ये एक खूनी क्रांति भी हो सकती है, जिसमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो श्रमिक वर्ग है वो किसी भी हद तक जाएगा। तो कुल मिलाकर मार्क्स एक ऐसी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवाद का अंत करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसी समाजवादी साम्यवादी समाज व्यवस्था को विकसित करेंगे जिसमें पुनः प्रिमिटिव कम्युनिज्म या प्रारंभिक जो साम्यवादी युग था उसी की तरह एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जबकि सभी लोग बराबर अधिकारी होंगे सभी प्रकार के संसाधनों पर और सभी प्रकार के जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सभी का इक्वली अधिकार होगा। मार्क्स ने यह सिद्ध कर दिया अपने सिद्धांत में कि समाज में अपनी स्थिति विशेष के कारण सर्वहारा ही एक ऐसा वर्ग है जो क्रांतिकारी सिद्धांत और प्रगतिशील दर्शन का झंडा लेकर आगे चल सकता है और जिसे चलना चाहिए। मार्क्स के शब्दों में, जिस प्रकार दर्शन शास्त्र को अपना भौतिक अस्त्र सर्वहारा के रूप में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्वहारा वर्ग को दर्शन शास्त्र के रूप में अपने विचार संबंधी अस्त्र मिल जाते हैं। यानी इन विचारों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग में एक चेतना विकसित होती है। इसीलिए मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग ही स्थायी रूप से पूंजीवाद का विरोध कर सकता है। अन्य वर्ग भी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, किंतु उनका पूंजीवाद समाज में कोई ना कोई स्वार्थ निहित भावना से होता है। इसीलिए वे पूंजीवाद का विनाश नहीं अपितु सुधार चाहते हैं। अतएव पूंजीवाद के विरुद्ध केवल क्रांति जो है वो सिर्फ मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही हो सकती है और यही मार्क्स की वर्ग संघर्ष की पूरी संकल्पना है। धन्यवाद।